हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और अगर आप अच्छे नहीं हो तो मैं दुआ करता हूं कि आप लोग बहुत जल्द अच्छे हो जाएं। मेरा नाम योगिंदर कुमार और मैं बात कर रहा हूं नेशनल बिजनेस कोचिंग सेंटर से। आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो टॉपिक बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है। और जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा योर कोर वैल्यूज। कोर क्या होता है ये ऑलरेडी मैं पहले भी आपको अपनी एक वीडियो में बता चुका हूँ, लेकिन यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे एग्जीक्यूशन के हिसाब से मैं आपको चीज़ें समझाऊंगा कि कोर वैल्यू को एग्जीक्यूशन में कैसे लेके आया जाए। कोर वैल्यू की अगर मैं बात करूँ तो ये एक फाउंडेशन होती है, एक नींव होती है आपके प्रोफेशन की। जो भी आप करने वाले हो, आप जो भी कुछ करने वाले हो और जिस चीज़ में भी आपकी कोर मजबूत है, आपकी नींव मजबूत है, डेफिनेटली आप उसमें बहुत अच्छा कर जाएंगे। अगर आपको ये पहले से पता होगा कि मेरी कोर वैल्यूज़ ये हैं। अब कोर वैल्यूज़ बहुत तरह की होती है, क्या होती है, कैसे एग्जीक्यूशन में इसको लाते हैं, तो आज उसी टॉपिक पे बात करेंगे। तो ज़्यादा टाइम ना लगाते हुए शुरू करते हैं अपने इस क्रिटिकल चैप्टर को, जिसका नाम है एग्जीक्यूशन गाइडलाइन, और जिसमें मैं आपको समझाऊंगा योर कोर वैल्यूज, व्हाट आर द कोर वैल्यूज ऑफ इंडिविजुअल्स एंड ऑर्गेनाइजेशन। मतलब इंडिविजुअल की कोर वैल्यूज क्या होती है और ऑर्गेनाइजेशन की कोर वैल्यू क्या होती है। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना लेते हुए शुरू करते हैं अपने इस चैप्टर को। इस चैप्टर में अगर मैं बात करूं कि कोर वैल्यू होती है योर बिलीव्स, आपका विश्वास और लोगों का विश्वास आपके प्रति। ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण पॉइंट होता है। यानी कि जो भी आप बिलीव करते हो, जिस चीज़ में भी आप बिलीव करते हो, वहाँ से निकल के आती है आपकी कोर वैल्यू। ठीक है। अब जैसे आप कुछ भी, आप इंडिविजुअल हो, मैं एक चीज़ बता देता हूँ, जैसे मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ। आप इंडिविजुअल हो और इंडिविजुअल में आपके अंदर एक बहुत अच्छी स्किल्स है, सिंगिंग, गाने की स्किल है आपके अंदर, आप बहुत अच्छा गाते हो, लेकिन आपकी वैल्यू का, आपकी कोर वैल्यू का आपने यूज़ नहीं किया, लोगों को कभी सुनाया नहीं, लोगों के बीच कभी गए नहीं, आपके अंदर हेजिटेशन है, आपके अंदर प्रॉब्लम्स है, या आपके अंदर कोई ऐसी कमी है जो आपको रोक देती है बार बार। आप पब्लिकली नहीं गए, आपने अपना जो हुनर था, जो आपकी कोर वैल्यू थी, वो लोगों के सामने प्रेजेंट नहीं की, इसलिए वो हाइड रह जाती है। तो अब कोर वैल्यूज़ को, जो आपका बिलीव सिस्टम होता है, जिस चीज़ में भी आप बिलीव करते हो, जिस चीज़ में भी आप, हो सकता है आप आईएएस बनने में बिलीव करते हो, आप आईपीएस बनने में बिलीव करते हो, आप सिंगर बनने में बिलीव करते हो, डांसर बनने में बिलीव करते हो, आप एक बिजनेसमैन बनने में बिलीव करते हो। आप जो भी बिलीव करते हो, आपको उसी के अराउंड कोर वैल्यू बनानी होती है, और उसी के आपका जो बिलीव सिस्टम होता है उसी से निकल के आती है आपकी कोर वैल्यू। इसको थोड़ा मैं कुछ कोर वैल्यूज़ के नाम आपको बता देता हूँ, ताकि आपको क्लैरिटी मिल जाए कि एक्चुअल में कोर वैल्यूज़ होती क्या है। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, कोर वैल्यूज़ के कुछ नाम बता देता हूँ। जैसे रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी क्या होती है, इसको अगर मैं हिंदी में बताऊँ तो इसको बोलते हैं योग्यता। हर एक प्रोडक्ट की, हर एक सर्विस की, हर एक सॉल्यूशंस की अपनी एक रिलायबिलिटी होती है कि वो प्रोडक्ट, वो सर्विस किस योग्य है। ऐसी एक इंसान की कोर वैल्यूज़ होती है कि भाई वो किस योग्य है, वो अच्छा मेहनती है तो किस लाइन में मेहनती है, उसके अंदर क्या अच्छी वैल्यूज़ है, क्या अच्छी कोर वैल्यूज़ है उसके अंदर, जो जिसमें वो बहुत ज़्यादा रिलायबल है, बहुत ज़्यादा योग्य है, जो उससे अच्छा कोई और नहीं कर सकता। रिलायबिलिटी, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है सामाजिक जिम्मेदारी। बहुत से लोग आपने देखा होगा जो समाज को लेके चलते हैं, समाज की बहुत बड़ी जिम्मेदारियाँ होती है, तो वो बहुत अच्छे लीडर भी बनते हैं। लाइक्स वो कोई राजनेता बन जाता है, कोई बहुत अच्छा समाज सेवी बन जाता है, अच्छे काम करता है। कुछ होता है कमिटमेंट। कमिटमेंट भी एक कोर वैल्यू होती है। लाइक्स अगर आपने कमिटमेंट कर दिया और आपने अपना कमिटमेंट टाइम से पूरा करते हो, तो वो भी कोर वैल्यू में आ जाता है। उसको भी लोग बोलते हैं कि यार, इस बंदे ने अगर कुछ बोल दिया तो फिर वो पत्थर की लकीर है, उसे कोई मिटा नहीं सकता। बस इस बंदे ने जो बोल दिया, वो ये इसकी स्ट्रेंथ है, वो आपकी मजबूती होती है, तो ये भी कोर वैल्यू का पार्ट हो जाता है। उसके बाद इंक्लूजन एंड डाइवर्सिटी।
ये भी कोर वैल्यू में आ जाता है। कोलैबोरेशन, कोलैबोरेशन होता है कि भाई आप जो है ना तोड़ा ताड़ी में विश्वास नहीं करते, आप जोड़ने में विश्वास करते हो। सिर्फ लोगों को जोड़ना, लोगों को इकट्ठा करना, लोगों को कुछ अच्छी चीज़ें बताना, उसमें विश्वास करते हो, तो ये कोलैबोरेशन में आ जाता है। ये भी स्ट्रेंथ होती है। बहुत सी कंपनियां, बहुत लोग कोलैबोरेशन में काम करते हैं। इनोवेशन, इनोवेशन की अगर मैं बात करूं तो ये कम्प्लीटली एक बहुत अलग यूनिक चीज़ हो जाती है। ये भी एक कोर वैल्यू में आ जाता है। इनोवेशन क्या होता है, बहुत से बच्चे इतने ज़्यादा स्किलफुल होते हैं, वो नई नई चीज़ें इनोवेट कर देते हैं। क्रिएटिव माइंड्स होता है उनका, कुछ भी नया इनोवेट कर देंगे, बिल्कुल यूनिक सा, जो मार्केट में होगा ही नहीं, अवेलेबल ही नहीं होगा। फाइनली वो उनकी कोर बन जाती है, जिसको वो बिजनेस में कन्वर्ट कर देते हैं, है ना। सर्विसेज भी आपकी कोर वैल्यू हो सकती है। पॉजिटिविटी भी आपकी कोर वैल्यू होती है कि भाई आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी, और रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी कोर वैल्यू हो जाती है कि ये बंदा जिम्मेदारी से काम करता है, जिम्मेदारी लेता है, जिम्मेदारी समझता है, जिम्मेदारी से भागता नहीं है। रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कोर वैल्यूज़ में आ जाती है। फिर रिस्क टेकिंग भी कोर वैल्यू में आ जाता है कि भाई आप कुछ डिसीजन सेल्फ डिसीजन भी लेते हो, कुछ डिसीजन ऐसे डिसीजन जो विदाउट बॉस की परमिशन से आप सेल्फ ले लेते हो, वो भी कोर वैल्यूज़ में आ जाता है कि अगर सिचुएशन बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो और आपका अप लीडर, अप लाइनर या लीडर आपके साथ नहीं है, तो वो डिसीजन आप ले सको। रिस्क है उसमें, लेकिन डिसीजन लेने की जो ताकत होती है वो शायद रिस्क से ही ज़्यादा अच्छी आ जाती है। जब आपने रिस्क ले लिया, डिसीजन गलत होगा तो सिंपल सी बात है पनिशमेंट मिलेगी, और डिसीजन सही होगा तो डेफिनेटली आपको अवार्ड रिवार्ड भी दिए जाएंगे। क्रिटिकल सिचुएशन की बात कर रहा हूँ मैं, है ना। ये नहीं कि जरा जैसी बातों पे आप रिस्क ले लो, रिस्क भी बहुत सोच समझ के और बहुत प्लानिंग के साथ लिया जाता है। तो ये मैंने कुछ क्रिटिकल पॉइंट्स बताए थे जिनसे आपकी कोर वैल्यू बिल्ड होती है। अब इसके अलावा मैं कुछ और क्रिटिकल चीज़ें बताता हूँ। मैं कुछ, ये तो इंडिविजुअल की थी। इंडिविजुअल क्या होता है, जैसे मान लो एक बच्चा है, उसको आईएएस बनना है। अब आईएएस बनने के लिए उसने 1 साल बहुत अच्छी तैयारी की, बहुत ज़बरदस्त तैयारी की, उसने टेस्ट दिया, वो फेल हो गया। उसने टेस्ट दिया, वो फेल हो गया, उसके नंबर्स उतने नहीं आए जितने आने चाहिए थे। अब उस बंदे ने क्या किया, वो फेल क्यों हुआ, उसने वो सारी चीज़ें एनालिसिस की। एनालिसिस करने के बाद उसने दूसरे साल मेहनत शुरू करी। उसने दूसरे साल मेहनत की, दूसरे साल उसने बहुत ज़बरदस्त मेहनत की। उसको पता था कि वो फेल क्यों हुआ था। पिछला उसके पास सब कुछ था, जो नॉलेज उसके पास थी वो तो उसके पास थी। उसने ऐड ऑन किया अपने आप को, बाउंस बैक किया, और उसने दूसरी बार नंबर डाल दिया, या तीसरी बार नंबर डाल दिया, या चौथी बार नंबर डाल दिया। मतलब एटलीस्ट वो कई बार फेल होने के बाद भी नंबर डाल देता है। ये होती है कोर वैल्यूज। आप कभी भी वन टाइम में बेस्ट परफॉर्म नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आप बेस्ट परफॉर्मर बन जाओगे। अगर आपसे कोई भी बंदा ये बोले कि भाई आप पे मान लो सपोज कोई काम नहीं आता, और कोई बंदा आपको बोले कि भाई ये काम कर लो, तो आप शायद नहीं कर पाओगे क्योंकि आपसे आता नहीं है। लेकिन जिस दिन आप उस काम को सीख जाओगे, उस काम की प्रैक्टिस कर करके सीख जाओगे, तो डेफिनेटली फिर कोई भी बंदा अगर आपसे आके बोले कि भाई ये काम कर देना, तो आप कर दोगे, क्योंकि आप प्रैक्टिस कर चुके हो, आप सीख चुके हो। तो काम की अगर मैं बात करूं तो कोई भी काम आसान और मुश्किल नहीं होता। ये अपने माइंड में छाप लेना कि कोई भी काम आसान और मुश्किल नहीं होता। जो काम आप पे आता है वो आपके लिए आसान है, और जो काम आप पे नहीं आता वो आपके लिए मुश्किल है, क्योंकि आपने किया नहीं। तो जब आप उस काम को सीख जाते हो जो आपसे नहीं आता, तो डेफिनेटली आप बहुत अच्छे हो बन जाते हो। अब मान लो सपोज आप हो और आपको डांस करना नहीं आता, और कोई बंदा बोले कि यार डांस करके दिखाओ, आपसे नहीं आता, तो आप भाई उल्टे सीधी परफॉर्म करोगे, अच्छा बेस्ट परफॉर्म थोड़ा ही करोगे। लेकिन अब मान लो सपोज आपको लगा, गिल्टी फील हुई कि यार एक्चुअली डांस तो मैं सीख ही लूँ, तो आप किसी डांस एकेडमी गए और वहाँ पे कुछ एक 6-7 महीने आपने बहुत अच्छे अच्छे स्टेप सीखे, बहुत प्रैक्टिस की, और डेफिनेटली आप पे कुछ मूव्स ऐसे और कुछ अच्छी डांस की वो टिप्स आ गई, तो आप बिल्कुल अच्छे से कर पाओगे। तो कोई भी बंदा फर्स्ट टाइम में बेस्ट परफॉर्म नहीं करता। वो अगर करता है तो वो करता है बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करनी पड़ती है, उसको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ती है, उसको बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंसी के साथ उसको लगना पड़ता है, तब जाके वो बेस्ट परफॉर्मर बनता है। कोर वैल्यूज़ हमें बेस्ट परफॉर्मर बनाती है,
क्योंकि अगर हम बेस्ट परफॉर्मर नहीं रहेंगे तो कहीं ना कहीं हमारी कोर वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, हमारी नींव बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। तो हमको उस नींव को, उस फाउंडेशन को ही मजबूत करना है, और इसीलिए कोर वैल्यू का चैप्टर मैं आपको दे रहा हूँ। अब मैं कुछ ऑर्गेनाइजेशन की मतलब जो इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन है इंडियन, और कुछ एक्सटर्नल ऑर्गेनाइजेशन है जो विदेशी कंपनियां हैं, उनकी कोर वैल्यूज़ बताता हूँ। तो आप उससे थोड़ा सा और क्लैरिटी से समझ पाओगे कि कोर वैल्यू होती क्या है और क्यों ये इतनी वैल्यूबल होती है। वैल्यू क्यों होती है इनकी, क्यों लोग आपकी कोर वैल्यू को देखते हैं, क्यों जानने की कोशिश करते हैं कि एटलीस्ट आपकी वैल्यूज़ क्या है। चलिए, सबसे पहले मैं एक कंपनी को ले लेता हूँ, टाटा मोटर। ठीक है, अब टाटा मोटर की जो कोर वैल्यू है अगर मैं बात करूं तो ये है इंटीग्रिटी, है ना। वी विल बी फेयर, ये फेयर पहनते हैं, अच्छे साफ सुथरे, मतलब अगर मैं बात करूं ट्रांसपेरेंट है ना। एथिकल प्रोडक्ट्स बनाते हैं। एवरीथिंग वी डू मस्ट स्टैंड बाय टेस्ट ऑफ पब्लिक सिक्योरिटी, ये हर एक वो स्टैंड लेते हैं जिसमें पब्लिक की सिक्योरिटी हो, सेफ रहे। तो ये इनकी कोर वैल्यूज है। दूसरी कोर वैल्यू क्या लिखी हुई है इन्होंने, रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये अपने हर प्रोडक्ट, हर सर्विसेज के लिए रिस्पॉन्सिबल रहते हैं। ये नहीं बोल देते, ये गलती अगर होती है तो ये एक्सेप्ट करते हैं, जिम्मेदारी इन्हीं की है, क्योंकि टाटा मोटर्स बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। तो सिंपल सी बात है, रिस्पॉन्सिबिलिटी एक नेचुरल सी चीज़ है भाई। रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी तो ब्रांड कैसे बनाओगे आप। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी इनकी कोर वैल्यूज है। उसके बाद एक्सीलेंस, पायनियरिंग, यूनिटी, एकता में विश्वास करते हैं। ठीक है, ये वैल्यू होगी टाटा मोटर्स की। अब मैं थोड़ा और आगे चलता हूँ। अब हम चलते हैं रिलायंस इंडस्ट्री के ऊपर। रिलायंस बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, आप जानते हो दुनिया की। अगर मैं बात करूँ तो जो रिलायंस के फाउंडर है वो ऑलरेडी देश के सबसे रिचेस्ट आदमी भी है बिजनेस में, है ना। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है उनकी, बहुत बड़े बड़े ग्रुप्स है। अब उनकी क्या कोर वैल्यूज है थोड़ा उसको समझ लेते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ जो शेयर धारक होते हैं, जो शेयर होल्डर्स होते हैं, शेयर होल्डर इंटरेस्ट, इनका एक सिंपल फंडा है कि शेयर होल्डर जो भी होते हैं उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग ये काम करते हैं। ठीक है, वी वैल्यू द ट्रस्ट ऑफ शेयर होल्डर्स। ये क्या करते हैं, शेयर होल्डर के प्रति ट्रस्टेड, विश्वास बिल्ड करते हैं, है ना। ये क्या कह रहे हैं, हम शेयर धारकों के विश्वास को महत्व देते हैं और उनके प्रति एक व्यवसायिक निर्णय, व्यवसायिक मतलब जो बिजनेस करने लायक निर्णय होते हैं, उनके प्रति एक विकल्प में उनके हितों को सर्वोपरि रखते हैं। सर्वोपरि मतलब सबसे पहले जो इनके शेयर होल्डर्स होते हैं उनको रखते हैं। ये इनकी कोर वैल्यूज है। तो भाई जब बंदा जो शेयर होल्डर होगा वो कहाँ जाएगा, जब इन्होंने सिंपल सा बता दिया कि हमारी कोर वैल्यू शेयर धारकों के लिए है और शेयर धारकों के हितों के लिए हम सबसे पहले काम करते हैं, तो शेयर धारक जो भी शेयर होल्डर होगा वो कहाँ जाएगा। अब दूसरा पीपल केयर, यानी कि ये जो लोग होते हैं उनकी केयर बहुत ज़्यादा करते हैं, कदर बहुत ज़्यादा करते हैं। इनका अगर मैं बात करूं तो ऐसा नहीं होगा कि भाई एक बहुत हाई लेवल का बंदा, सपोज मैनेजर या जीएम लेवल का बंदा किसी सिक्योरिटी गार्ड को धमका दे या कोई बदतमीज या गलत लैंग्वेज यूज कर ले। केयरिंग है इनकी ऑर्गेनाइजेशन में, ऐसा नहीं होगा कि भाई कोई किसी को कुछ भी बोल दे, बॉस है तो बॉस है। पूरा एक सिस्टमैटिक इन्होंने बनाया हुआ। तो कोर वैल्यू में पीपल केयर भी आ जाती है, लोगों की बहुत ज़्यादा केयर करते हैं, अपने एम्प्लॉयज़ की केयर करते हैं, बाहरी सामाजिक लोगों की बहुत ज़्यादा केयर करते हैं। उसके बाद आ जाता है कस्टमर फोकस। ये इनकी कोर वैल्यू के कस्टमर पे सबसे ज़्यादा फोकस देते हैं। उसके बाद एक्सीलेंस इन एग्जीक्यूशन, यानी कि एक्सीलेंस इन एग्जीक्यूशन। ये एक्सीलेंस है एग्जीक्यूशन पे, क्या कब एग्जीक्यूट करना है, किस प्लानिंग के साथ करना है। इनका जियो आपने देखा, जियो जब इन्होंने क्या एक्सीलेंस इन्होंने दिखाया कि जितने भी अगर मैं बात करूं मोबाइल्स कंपनियां थी, जो वैसी कंपनियां थी टेलीफोनिक, उनकी क्या हालत हुई। इनका जो सिंपल सा जो फोकस होता है वो कस्टमर के साइड बहुत ज़्यादा फोकस होता है। अब हम आगे चलते हैं, टीम वर्क। ये टीम वर्क में भी बिलीव करते हैं, ये इनकी कोर वैल्यू है। उसके बाद ये करते हैं प्रोएक्टिव इनोवेशन। प्रोएक्टिव इनोवेशन क्या होता है, थोड़ा सा इसको भी समझ लो। जो प्रोडक्शन में चल रहा है, जो भी प्रोडक्ट इनका चल रहा है उसमें नया क्या हो सकता है। मान लो सपोज जो भी ये बना रहे हैं, जो भी इनके प्रोडक्ट है, जो भी इनकी सर्विस है, उसमें नया क्या हो सकता है चलते चलते। ठीक है, तो ये प्रोएक्टिव इनोवेशन पे भी काम करते हैं।
ठीक है। और उसके बाद लीडरशिप बाय एम्पावरमेंट। लीडरशिप बाय मतलब ये जो लीडरशिप को बिल्ड करते हैं ना, ये किसी ठोस मैनेजमेंट के थ्रू, किसी ठीस मतलब ठोस लीडर के साथ मिलके करते हैं। ऐसा नहीं है कि भाई कि किसी भी बंदे को पकड़ के हायर कर लिया और अपनी जो एम्पावरमेंट है, जो अपनी मैन पावर है, उसको किसी से भी गाइडेंस दिला दी। ये सॉलिड बंदा रखते हैं जो इनके एम्प्लॉयज़ को बहुत अच्छे से संभाल सके। अब उसके बाद सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि सामाजिक जिम्मेदारी भी इनकी कोर वैल्यूज़ में आता है। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं। पतंजलि की जो कोर वैल्यूज़ है वो भी थोड़ा समझ लेते हैं। कीपिंग नेशनलिज्म, ये क्या करते हैं, ये देश को, राष्ट्रवाद को सबसे ज़्यादा प्राथमिकता देते हैं। अब पतंजलि क्या कहते हैं, ये सिर्फ एक ही कोर वैल्यू बताता है। वो कोर वैल्यू क्या है, आयुर्वेद और योग को अपना आधार मानकर हम एक स्वस्थ समाज और देश बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। मतलब किसको, इनका सिर्फ एक ही कोर वैल्यू है और वो कोर वैल्यू है कि आयुर्वेद और योग को अपना आधार, इन्होंने जो फाउंडेशन बनाई है वो इन्होंने किसको बनाया है, आयुर्वेद और योग को आधार बनाया है। और ये कह रहे हैं हम जो कामना करते हैं वो करते हैं स्वस्थ समाज की, ठीक है, और उसके लिए प्रतिबद्ध भी है। विश्व का गौरव और गौरव बढ़ाने के लिए हम प्राकृतिक के आशीर्वाद को जीवन में उतारकर लोगों की सेवा करने के लिए तत्पर है। यानी कि ये जो इनका सिंपल फंडामेंटल्स क्या है, नेशनलिज्म यानी कि भाई देश का प्रोडक्ट, देश की चीज़ों को यूज़ करो, विदेशी चीज़ों को ज़्यादा यूज़ ना करो। और दूसरा कि ये प्राकृतिक चीज़ों में बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं, योग गुरु है ऑलरेडी, है ना, और आयुर्वेदिक का भी बहुत ज़बरदस्त नॉलेज है। इनके जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो सब आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स हैं, उनसे नुकसान कुछ नहीं होगा, फ़ायदे आपको हो या ना हो, बट नुकसान एक पैसे का नहीं होगा। ये इनके प्रोडक्ट की क्वालिटीज़ होती है, ठीक है। तो ये पतंजलि की कोर वैल्यूज़ होती है। अब आपको भी अपनी कुछ कोर वैल्यू डिसाइड करनी है। कोर वैल्यूज़ बहुत क्रिटिकल चीज़ें होती है जिससे आप अपने आप को दिखा सको, अपने आप को प्रेजेंट कर सको। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कोर वैल्यूज़। इंटरनेशनल और हमारे नेशनल और इंटरनेशनल में जो है ना बहुत ज़्यादा फ़र्क है, बहुत ज़्यादा। वो लोग हमसे 10 गुना एडवांस है। अगर मैं बात करूं तो हमें क्या है ना, फिर कल्चर उसी हिसाब का बनाना पड़ेगा ताकि हम भी ऑलरेडी बहुत तेज़ी के साथ मार्केट में आगे चले और जिस प्रोफेशन में भी, जिस चीज़ में भी या जिस लाइन में भी हम घुसना चाहते हैं उसमें बहुत तेज़ी के साथ ग्रोथ करें। अब चलते हैं, हम अमेज़ोन की कोर वैल्यूज़ लेते हैं। अमेज़ोन की कोर वैल्यूज़, अमेज़ोन क्या बोलता है, अमेज़ोन बोलता है इसके 4 सिद्धांतों को पकड़ लेना बस आप। 4 सिद्धांत क्या हो, प्रतिस्पर्धी फोकस के बजाय ग्राहक जुनून। ये क्या करते हैं, ये कंपटीशन को नहीं देखते, ये बोलते हैं मुझे कंपटीशन से कोई लेना देना नहीं। जो कस्टमर्स का जो जुनून है ना, मैं सिर्फ उस पर काम करता हूँ, मेरा कस्टमर क्या चाहता है, कंपटीशन से मेरा कोई लेना देना ही नहीं ना। मैं कंपटीशन में ज़्यादा ध्यान देता हूँ, मैं सिर्फ कस्टमर पे फोकस करता हूँ, कस्टमर क्या चाहता है उसके जुनून को फॉलो करते हैं। उसके बाद आविष्कार के लिए जुनून, मतलब कोई नई चीज़ इनोवेट करने के लिए, कुछ नया बनाने के लिए भी ये लोग जुनूनी होते हैं। उसके बाद परिचालन और उत्कृष्टता यानी कि कमिटमेंट टू ऑपरेशनल एक्सीलेंस, जो भी करेंगे एक्सीलेंस के साथ करेंगे, ऐसा नहीं कि भाई उल्टा सीधा शुरू कर दो। तो ये अमेज़ोन की कोर वैल्यूज हो गई। अब हम चलते हैं माइक्रोसॉफ्ट की कोर वैल्यू। माइक्रोसॉफ्ट क्या करता है, वो करता है इनोवेशन, बिल्कुल नई चीज़ें, बिल्कुल नया टेक्नोलॉजी, कोई नया फॉर्मूला, कोई नई टेक्नोलॉजी, वो नई चीज़ पे काम करता है। डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन, है ना। फिर उसके बाद कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि जो कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसमें भी ये बहुत ज़्यादा वैल्यू देते हैं। उसके बाद एआई ट्रस्टेड कंप्यूटिंग। एआई ट्रस्टेड कंप्यूटिंग क्या होता है, थोड़ा सा इसको ध्यान से समझना। एआई का नाम आपने बहुत बार सुना होगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब एआई है क्या, थोड़ा सा इसको मैं बेसिकली आपको समझा देता हूँ, आपकी समझ में आ जाएगा। आपने इंसान देखा है, इंसान बिल्कुल जैसे मैं हूँ, आप हो, आप हम सब इंसान हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ये आदमी के अकॉर्डिंग खड़ा करना चाहते हैं, मतलब इक्वल। जैसे इंसान काम करता है वैसे ही ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काम करेगा। इंसानों की तरह काम करेंगे रोबोट,
उसमें इतनी हार्ड प्रोग्रामिंग होगी, इतनी ज़बरदस्त प्रोग्रामिंग होगी कि गलती के चांसेस ही नहीं रहेंगे। और उनमें ये जो क्षमता बिल्ड कर रहे हैं वो इंसानों की तरह ही क्षमता बिल्ड कर रहे हैं, सेम इंसानों की तरह, सेम इंसानों की तरह काम। ड्राइवरलेस कार, भाई अगर आदमी कार चला रहा है तो एक्सीडेंट के चांसेस नथिंग रहते हैं, बहुत कम उसमें होते। अब इसको ये क्या कर रहे हैं, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू जो व्हीकल्स होते हैं उनको कंट्रोल करने की प्लानिंग कर रहे हैं। जैसे मान लो ड्राइवरलेस कार, ये एआई के थ्रू कंट्रोल होगा। भाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उसमें बहुत सारी ऐसी टेक्नोलॉजी यूज़ होगी जो बिना आदमी के भी आपको सेफली ड्राइव कराएगी। तो एआई जो है ना वो फ्यूचर की टेक्नोलॉजी है। अभी इस पर बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट चल रहे हैं, बहुत बड़े बड़े काम चल रहे हैं एटलीस्ट। और अगर मैं बात करूं, अगर ये सफल रहा तो मशीनें सेम इंसानों के माइंडसेट की तरह काम करने लगेगी तो डेफिनेटली इंसानों को दिक्कत तो होगी, क्योंकि भाई एआई क्या है ना, ये कम्प्लीटली ये सोच लो आप एक इंसान बनाने की तैयारी है, लेकिन वो इंसान भगवान द्वारा नहीं बनाया जाएगा, वो इंसान द्वारा बनाया जाएगा। समझ गए? तो एआई बहुत सॉलिड टेक्नोलॉजी है, इससे बहुत सारी कंपनियां इनको यूज़ भी कर रही है एआई टेक्नोलॉजी को, और बहुत अच्छे से रिस्पॉन्ड करती है। कोई ऐसा कोई अभी गलत फीडबैक नहीं है कि मैं बोलने में मुझे गलत फीडबैक है, गलत फीडबैक कुछ नहीं है। बहुत अच्छे से बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां इस टेक्नोलॉजी को यूज़ भी कर रही है। माइक्रोसॉफ्ट ने क्या कोर वैल्यू बताई, उसने बताई एआई ट्रस्टेड कंप्यूटिंग, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी एक ट्रस्ट के हिसाब से देखते हैं। ट्रस्ट होना चाहिए, ट्रस्टेड। ऐसा नहीं है कि आप ड्राइवरलेस कार अगर किसी से खरीद लिए और पता लगा तीसरे दिन ही ठुक गई कहीं पे, तो फिर वो ट्रस्टेड नहीं हुई ना, वो टेक्नोलॉजी ट्रस्टेड हुई नहीं। वो है कि भाई वो 5 साल से चल रही है, आज तक कोई खरोच तक नहीं आई, उसको बोलते हैं रिलायबिलिटी। वो टेस्टेड ऑलरेडी ये कंपनियां करती है, बड़ी कंपनियां। बहुत सारे टेस्ट होते हैं प्रोजेक्ट में, 10-10 साल लग जाते हैं एक प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में। ये तो आप भी जानते होंगे, जो बच्चे प्रोजेक्ट पे काम करते होंगे उनको पता होगा कि प्रोजेक्ट पे काम करना कितना मुश्किल होता है और कितना टाइम उसमें लग जाता है किसी भी एक प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए। तो ये माइक्रोसॉफ्ट के क्या है, कोर वैल्यूज़ हैं। अब इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें थी, रिस्पॉन्डिंग टू कोविड-19 टुगेदर, इन्होंने कोविड-19 में भी बहुत अच्छा वो किया था। इनोवेशन, इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशन, इंडिविजुअल को भी ये इनोवेशन के बारे में प्रेरित करते रहते हैं ना। सामूहिक सामाजिक उत्तरदायित्व, परोपकार और पर्यावरण, ये बहुत सारे इनकी कोर वैल्यूज़ हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट हम चलते हैं थोड़ा सा, अब चलते हैं हम, एक कंपनी है, एक कंपनी है टेस्ला। टेस्ला की अगर मैं बात करूं तो टेस्ला के जो फाउंडर है वो है, चलो मैं एक बारी इनका नाम भूल गया, बहुत फेमस है, वो वर्ल्ड के रिचेस्ट आदमी भी रहे हुए हैं। अभी उन्होंने रिसेंटली ट्विटर को भी वो किया है, परचेज किया है, ट्विटर खरीदा है। तो अब मैं बात करता हूँ टेस्ला की कोर वैल्यूज़ क्या है। टेस्ला की कोर वैल्यू क्या है, डूइंग द बेस्ट। वो सिर्फ एक ही है कि भाई हम जो करेंगे वो बेस्ट करेंगे, हम रैंडम वर्क नहीं करते, रैंडम वर्क से हमारा कोई लेना देना नहीं, जो भी करेंगे बेस्ट करेंगे, डूइंग बेस्ट। फिर टेकिंग चांसेस, क्या कहता है, टेकिंग चांसेस, रिस्क लेते हैं। उसके बाद रेस्पेक्ट, रेस्पेक्ट का मतलब क्या होता है कि भाई इनकी जो ऑर्गेनाइजेशन होगी, जो भी इनकी ऑर्गेनाइजेशन होगी, उसमें रेस्पेक्ट को इन्होंने कोर वैल्यू बना दिया। हर इंसान को पता है कि रेस्पेक्ट देनी है और रेस्पेक्ट लेनी है। अगर आपने किसी को रेस्पेक्ट नहीं दी तो डेफिनेटली हो सकता है आपको भी रेस्पेक्ट ना मिले। तो रेस्पेक्ट का मतलब, रेस्पेक्ट होता है कि भाई एक सिक्योरिटी गार्ड से लेके, एक स्वीपर से लेके, एक हाई टॉप मैनेजमेंट का बंदा भी ये चीज़ समझता होगा कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन की जो मेन कोर वैल्यू है वो है रेस्पेक्ट, हमें सबको रेस्पेक्ट देनी है। ठीक है, ये इनकी कोर वैल्यूज़ में आ जाता है। उसके बाद ये कहते हैं कंटिन्यूअस लर्निंग एंड इन्वायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये कंटिन्यू लर्निंग करते रहते हैं और इन्वायरमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी इनके पास रहती है। इन्वायरमेंट मतलब जो इन्होंने कार बनाई वो पोल्यूशन फ्री है। आपको पता है टेस्ला की जो भी कार है वो इलेक्ट्रिक कार है, पोल्यूशन नहीं होता उससे, धुआं नहीं निकलता उससे, वो धुआं नहीं देती, पेट्रोल डीजल से नहीं चलती वो। तो इसने जो इलेक्ट्रिक कार बनाई अब वो फुल्ली ऑटोमेटिक हो रही है, ड्राइवरलेस की साइड ये जा रही है। तो ये इनकी कोर वैल्यूज़ होती है। अब थोड़ा और आगे चलते हैं, इनकी दूसरी कंपनी है जिसका नाम है स्पेसएक्स।
अब स्पेस एक्स की कोर वैल्यू क्या है? स्पेस एक्स की कोर वैल्यू है इनोवेशन। नंबर 1 इन्होंने लिख दिया इनोवेशन, रिस्क टेकिंग तो है ही, और ये कहते हैं इंक्लूजन और डायवर्सिटी, यानी कि समावेश और उसमें भी विविधता। अच्छा, इनका क्या है कि यार हर बंदा एक जैसा काम करके लाएगा ना तो मज़ा नहीं आएगा। हर बंदे को अलग अलग कॉन्सेप्ट हो, कुछ यूनिक करके लाओ, हर बंदा कुछ यूनिक करके लाए, अलग, मतलब अच्छा होना चाहिए और अलग होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक बंदा वही चीज़ ला रहा है, दूसरा भी वही कर रहा है, तीसरा भी वही कर रहा है, चौथा वो कर रहा है। थोड़ा सा अलग होना चाहिए। आप जो भी काम करो थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का करो और बहुत यूनिक तरीके से करो, बेस्ट करो, डूइंग द बेस्ट। तो ये इनके इसकी कोर वैल्यूज है। उसके बाद अंतरिक्ष अन्वेषण क्या होता है? अन्वेषण होता है खोज करना, नई नई चीज़ों को जानना, है ना। जैसे जब कोई आविष्कार होता है तो उसमें बहुत सारी चीज़ें खोजबीन की जाती है, तो इनका यही है सीधा फंडा, ठीक है। ये इनका कोर वैल्यूज़ हैं, ऑलरेडी इन्होंने लिखी हुई है। आप गूगल पे भी पढ़ सकते हो। आप इनकी कंपनी में जब कभी अगर आपको मौका मिले जाओगे तो कोर वैल्यूज़ जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है वो लिखी हुई होती है। आपको रिसेप्शन पे भी लिखी मिल जाएगी। रिसेप्शन पे जब आप जाओगे तो वहाँ पे आवर कोर वैल्यूज़ का एक बोर्ड मिल जाएगा आपको। मैक्सिमम कंपनियाँ अपने रिसेप्शन पे वो कोर वैल्यूज़ का बोर्ड लगा के रखती है। तो वो कोर वैल्यूज़, यही कोर वैल्यूज़ होती है जो मैं आपको बता रहा हूँ। आप इनकी कोर वैल्यू से समझ पाओगे कि ये बंदे किस तरह के हैं, किस माइंडसेट के हैं, क्या बंदों को समझते हैं, इनकी पॉलिसी क्या होती है, वो सब चीज़ें। अब ये तो था कोर वैल्यू पे, मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बताई। अब मैं कुछ क्रिटिकल टॉपिक्स आपके साथ शेयर करूँगा। इसमें है, आप जब भी कोई कोर वैल्यू बनाते हो, जब भी आप अपनी कोर वैल्यू को शब्द देते हो, तो वो जो शब्द होते हैं वो आते कहाँ से हैं? ये वर्ड जो जुड़ जुड़ के बनते हैं, ये वर्ड आते कहाँ से? ये आते हैं आपकी अजम्पशन से। आप अपने प्रोडक्ट को लेके, आप अपने प्रोफेशन को लेके, आप अपनी सर्विस को लेके क्या अजम्पशन रखते हो? आपके अंदर से कुछ अजम्पशंस आती होगी। मेरा प्रोडक्ट ऐसा होना चाहिए, मेरी सर्विसेज ऐसी होनी चाहिए। एक होता है ना कि बंदा इमेजिनेशन में चला जाता है, और वो जो जितने भी ये कोर वैल्यूज़ निकल के आती है, ये टोटली अजम्पशन से निकल के आती है। ये मन में होती है आपके। इसको अगर कोई बंदा खोजना भी चाहे ना, निकालना भी चाहे आपसे, तो वो निकलती नहीं है, क्योंकि वो आपके मन में है। आपसे बेहतर उनको कोई नहीं जानता। अंदर होती है कोर वैल्यूज़, और जब इनकी छापने की बारी आती है तब आप इनको छापते हो। उसके अंदर भी इतनी सारी चीज़ें होती है जो आप ही को पता होती है, क्योंकि आप एक ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हो, या आप इतना बड़ा बिजनेस चला रहे हो, कोई स्टार्टअप शुरू कर रहे हो। तो सिंपल सी बात है, जब आप कोई स्टार्टअप शुरू करते हो तो आपके मन में बहुत सारी चीज़ें होती है जो दूसरों को नहीं पता होती, वो सिर्फ और सिर्फ आप ही को पता होती है। तो आपको जो चीज़ पता होती है उस अजम्पशन से ही एक और वैल्यूज़ बनती है। अभी मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ, आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। विद एग्जांपल, आपको स्टार्टअप शुरू करने की सोच रहे हो, और स्टार्टअप क्या करना है, क्यों करना है, कैसे करना है ना। ये सारी चीज़ें आपको पता है, सामने वाले बंदों को कुछ नहीं पता, सिर्फ आप ही को पता है। आपको इतनी ज़्यादा क्लैरिटी है कि आप अपने आप में ही मगन रहते हो। आप सिर्फ एग्जीक्यूशन की प्लानिंग कर रहे हो, बाकी सारी चीज़ों की आपको क्लैरिटी है। आपको अपनी कोर वैल्यूज़ की भी क्लैरिटी है। ये जब यहाँ रहता है ना, जब दिमाग के अंदर ये सारी चीज़ें पहले से ही होती है, तो आपको एग्जीक्यूशन में ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आती। फिर आप सब चीज़ें बना लेते हो। आप अपनी कोर वैल्यूज़ भी लिख लेते हो, आप अपने जो भी जो टाइम होता है वो भी कैलकुलेट कर लेते हो। लेकिन बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर होती है। अब जिनको ये क्लियर नहीं होती, उनके साथ क्या होता है? उनके साथ होता है कि भाई उनको समझने की ज़रूरत होती है। उन्होंने अभी प्राइमरी रिसर्च नहीं किया, मार्केट को अच्छे से नहीं समझा, मार्केट में अच्छे से नहीं गए, अच्छी मेहनत नहीं की, कहीं ना कहीं छोटी सी दिक्कतें आई, काम छोड़ दिया। ये लोग क्या होते हैं ना, बहुत ज़्यादा स्ट्रगलिंग होते हैं, बहुत मेहनत करके ये चीज़ें बिल्ड करते हैं। अब चलते हैं आगे। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि भाई माई कंपेलिंग एग्जिस्टिंग स्टोरी, आपको क्या करना है? कंपेलिंग स्टोरी क्रिएट करनी है। आपने बहुत सारे लोगों से सुना होगा जब भी ये इंटरव्यू देते हैं कि अपने, जैसे मान लो इंटरव्यूज देते हैं तो अपनी संघर्ष की कहानी बताते हैं।
आपने कई बार टाटा का इंटरव्यू आप देख लेना, रतन टाटा जी का इंटरव्यू देख लेना, टेस्ला के मालिक का इंटरव्यू देख लेना, एप्पल के जो फाउंडर हैं उनका वो देख लेना, या छोटी कंपनी या छोटे स्टार्टअप्स के जो फाउंडर होते हैं, आप एटलीस्ट यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस देख सकते हो जिनमें जो बच्चा शुरू करता है ना उसकी एक अपनी ही स्टोरी होती है। तो आपको क्या करना है, आपको एक स्टोरी, एक वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में लिखनी है कि आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में किस तरीके से क्या करने वाले हो, और ये सारी चीज़ों की क्लैरिटी आपके एम्प्लॉय को और आपकी टीम को होनी चाहिए। ठीक है, अब हम यहाँ से आगे चलते हैं। अब राइट नेम ऑफ 5 मेंबर्स हियर। अब आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना, सिंपल सी बात है, जो भी आपकी कोर वैल्यूज़ है ना। अब हो सकता है कि भाई आप इंडिविजुअल अकेले इतना ज़्यादा एफर्ट ना कर सको, तो एक टीम की ज़रूरत होगी आपको। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे उन 5 बंदों के नाम नोट डाउन करने हैं, जो बंदे आपके साथ आपकी इस अजम्पशंस को, इस बिजनेस आइडिया को, इस कॉन्सेप्ट को, इस इनोवेशन को, इस प्रोडक्ट को और इस सर्विस को मार्केट में लेके जाएंगे। उनके 5 बंदों के नाम आप यहाँ पे नोट करोगे, कौन कौन आपके साथ होगा, क्योंकि विदाउट टीम के आप बहुत अच्छा या बहुत बड़ा नहीं कर सकते। इंडिविजुअल आदमी बहुत सारा काम नहीं कर सकता, टीम की तो आपको ज़रूरत पड़ेगी। भले ही आपका न्यू स्टार्टअप हो या आपका पुराना स्टार्टअप हो। अगर आपका पुराना है तो आपके पास ऑलरेडी होंगे, और जिनका नया है उनको भी टीम लेके चलनी पड़ेगी स्टार्टिंग में। ठीक है, इंडिविजुअल हो तो स्टार्टिंग में तो इंडिविजुअली मेहनत करनी पड़ती है, बाद में आपको टीम तो की ज़रूरत पड़ेगी जब आप एग्जीक्यूशन में जाते हो, जब आप बड़े लेवल पे जाने की प्लानिंग करते हो। तो यहाँ पे उन 5 बंदों का नाम आपको नोट डाउन करना है और लिखना है कि वो 5 बंदे कौन कौन होंगे जो आप मेरी कोर वैल्यूज़ को, मेरे प्रोडक्ट को, मेरी सर्विसेज को मार्केट में जाके बताएगा, प्रमोट करेगा, मेरा सपोर्ट करेगा। उसके बाद यहाँ पे योर टीम लिस्ट आपको यहाँ पे लिख देनी है, मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। अब आपको करना क्या है इस फ्रेमवर्क में, इस फ्रेमवर्क में सिर्फ 2 चीज़ें आपको करनी है। नंबर 1, योर 3 माइलस्टोन। माइलस्टोन क्या होते हैं, जिसको आप ये बोल सको कि ये मेरा पिलर है, मेरी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका ये पिलर है, मील का पत्थर है, इसके बिना इसको कोई हटा नहीं सकता, इसको कोई कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, तो उन माइलस्टोन्स को, उन अजम्पशंस को, उन चीज़ों को आपको यहाँ पे लिखना है, 2, 3, 4, 5 जितनी भी अजम्पशंस है आपकी, जो सॉलिड अजम्पशंस है, जिसके बेस पे इस फाउंडेशन को, इस ऑर्गेनाइजेशन को आप खड़ा करना चाहते हो, वहाँ से सारी चीज़ें निकल के आएगी, आपकी कोर वैल्यूज़ भी निकल के आएगी आपकी ऑब्जेक्ट उससे। तो यहाँ पे आपको 3 बहुत क्रिटिकल पॉइंट्स लिखने हैं, बहुत क्रिटिकल पॉइंट। जैसे पतंजलि का सीधा सिद्धांत है नेशनलिज्म, और वो सिर्फ आधार किसको मानता है, आयुर्वेद और योग, और किसका निर्माण कर रहा है, स्वस्थ समाज का। तो यहाँ से इन अजम्पशन से ही आपके वो 3-4 मेन माइलस्टोन निकल के आएंगे, तो वो यहाँ पे लिख देना आप वो, और लिखने के बाद वो ऑर्गेनाइजेशन में भी दे देना। वो ऑर्गेनाइजेशन में इसलिए देना है या अपनी टीम को इसलिए देना ताकि उनको भी क्लैरिटी हो कि यार ये हमारा मेन बेस है, ये हमारी पिलर है। तो वो यहाँ लिखना। अब उनको अचीव करने के लिए जो एक्शन प्लान लेने वाले हो आप, एक्शन प्लान क्या होता है भाई, मान लो आपने तो डिसाइड कर लिए, माइलस्टोन तो डिसाइड कर लिए 2, 3, 4, 5, जिस बेस पे आप ये फाउंडेशन खड़ी कर रहे हो, ये कंपनी खड़ी कर रहे हो। अब उसमें एक्शन प्लान भी तो लेना पड़ेगा ना आपको कि भाई इन को भरने के लिए, जब मान लो कोई मकान खाली होता है तो खाली रोड इस पत्थर से थोड़ी हो जाता, उसमें सरिया भी लगता है, उसका एक स्ट्रक्चर बिल्ड किया जाता है, स्ट्रक्चर इसमें वो प्रॉपर मसाला डाला जाता है, फिर वो पिलर बहुत एंगल, मतलब 90 डिग्री के एंगल में खड़े होने चाहिए, तिरछा नहीं होना चाहिए, बहुत सारी चीज़ें होती है। तो यहाँ पर आपको एक्शन प्लान भी लिखना है कि ये जो माइलस्टोन हमारे हैं, ये माइलस्टोन कहीं टेढ़े मेढ़े तो नहीं है, गलत अजम्पशन से तो नहीं लिए हुए, कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो मेरी अजम्पशंस है वही गलत हो। तो अब आपको एक्शन प्लान पे काम करना है, यानी कि जो भी आपके माइलस्टोन हो उसको एग्जीक्यूशन में लेके जाना है। एक्शन क्या लेना है, कैसे लेना है, क्या करना है, वो सारा यहाँ पे आपको नोट डाउन करके अपनी टीम को देना है और खुद भी उसको फॉलो करना है। तो ये फ्रेमवर्क था मेरा कोर वैल्यूज़ के ऊपर। कोर वैल्यू अपने आप में अगर मैं बात करूँ तो बहुत क्रिटिकल चीज़ है। जो बच्चा इसको समझ जाएगा, जो बच्चा इसको इम्प्लीमेंट कर जाएगा, वो रियल में सफल हो जाएगा। उसको क्लैरिटी होती है, उसको अपनी स्ट्रेंथ पता होती है। तो समझ जाओ, अगर आपको क्लैरिटी है कोर वैल्यूज़ की अपनी,
और आप समझ चुके हो तो डेफिनेटली आप बहुत आगे जाने वाले हो। और अगर आप नहीं समझ पाए तो इसको एक बार देखना, 2 बार देखना, 3 बार देखना, 4 बार देखना, जितना टाइम आप हो सके इसको देखना, तो हो सकता है आपको हर बार कुछ नया निकल के आ जाए। तो ये मेरी आज की प्रेजेंटेशन थी, जिसमें मैंने आपको एक नेक्स्ट फ्रेमवर्क दिया, जिसमें मैंने नेशनल और इंटरनेशनल कंपनीज की कोर वैल्यूज़ आपको बताई, और आप अपनी कोर वैल्यूज़ कैसे डिसाइड करोगे ये आपको बताया। तो आज का चैप्टर हमारा इतना ही था। बाकी अगर आपको इसमें और कुछ जानना है, कुछ और समझना है, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में भी इसके बारे में लिख सकते हो। मैं डेफिनेटली आपको दोबारा इसके बारे में और डिटेल से जानकारी दूंगा। तो चलिए, अब टाइम अब ओवर हो चुका है, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। नेक्स्ट जो सेशन होगा वो भी बिजनेस फ्रेमवर्क का ही होगा, और कुछ अलग और कुछ यूनिक लेके आता हूँ मैं आपके लिए। तो प्लीज़, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर देना, और बेल आइकन ज़रूर दबा देना, क्योंकि बेल आइकन से फ़ायदा ये होता है कि मेरी जो वीडियो होती है ना, वो डेली 5 बजे अपलोड हो जाती है अपने आप ऑटोमेशन पे। ठीक है, तो अब वो आपको आ जाए, आपको नोटिफिकेशन आ जाए, और आप स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज़ को देखते चले, कोई भी चीज़ आपसे मिसिंग ना हो। तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें, कमेंट्स ज़रूर डालें, अपनी फीडबैक ज़रूर दें, और अगर मेरी चीज़ें आपको अच्छी लग रही है तो मुझको फीडबैक दें, ताकि मैं और अच्छे से आपके लिए कुछ अच्छे फ्रेमवर्क ला सकूँ। तो थैंक यू सो मच। मिलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर।